के लास्ट क्लास में। यस सर। हाँ थे चारों प्रॉपर्टीज, तो आज भी इसी के ऊपर काम करेंगे। टॉपिक इज नाउ मेटल विथ कैविटी। और इसमें हमें ये देखना है कि चार्जेस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो सपोज कोई एक मेटल मान ले किसी भी शेप का, ठीक है, तो ये मेटल मान है और उसके अंदर कोई फ्री स्पेस यानी कि कैविटी उसके इनसाइड में बनते हैं, कैविटी और देन आउटसाइड मेटल। ये पूरा मटेरियल मेटलिक है। अब इसमें कितने सरफेस होंगे? सरफेस की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जो चार्ज होता है वो मेटल के सरफेस के ऊपर होता है। सरफेस की जो डेफिनेशन है वो क्या बोलोगे? तो अगर अंदर कैविटी है और मेटल है तो इसके अंदर नंबर ऑफ सरफेसेस पूछे जाएंगे, तो नंबर ऑफ सरफेसेस 2 कही जाएंगी। सरफेस का मतलब होता है जहां पर मीडियम्स का फर्क हो। कैविटी के अंदर वैक्यूम होगा, यहाँ पर कॉपर गोल्ड कोई भी मेटल, और बाहर फिर वैक्यूम। तो इसमें 2 सरफेस है, एक इसका इनर सरफेस एस आई इनर सरफेस, और एक इसका आउटर सरफेस एस ओ। ना अगर इस मेटल को कोई चार्ज प्रोवाइड करते हैं, लेट्स से इस मेटल को हमने एक चार्ज प्रोवाइड किया प्लस ऑफ 12 कूलम, और क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है प्रॉपर्टी नंबर 4 के हिसाब से। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है कि जो भी हम चार्ज प्रोवाइड करेंगे वो सरफेस पे जाना चाहिए। कैविटी जहां पर होगी वहां पर 2 सरफेस होंगे, एक अंदर का सरफेस और एक बाहर का सरफेस। तो ये जो 12 कूलम चार्ज है ये अंदर वाले सरफेस पर जाएगा या बाहर वाले सरफेस पर जाएगा, या फिर इसमें से कुछ पार्ट अंदर वाले सरफेस पर होगा और कुछ पार्ट बाहर वाले सरफेस पे होगा, ये डिस्कस करना है। तुम लोगों को अगर कुछ आंसर पता हो तो बताओ। चार्ज अगर प्रोवाइड किया जाए एक ऐसे मेटालिक बॉडी को जो अंदर से हॉलो हो, कैविटी हो उसके अंदर, तो ये चार्ज पॉइंट नंबर 4 के हिसाब से कौन सी सरफेस पर लेके जाए, इनर या आउटर, या फिर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे मिला करके? सर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें। दोनों पे, ठीक है। देखो हाँ, जो भी आर्ग्यूमेंट दोगे वो ये 4 पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए। तो जो भी हमारा आंसर होगा उसमें से ये कोई भी पॉइंट हम वायलेट नहीं कर सकते। पहला वाला पॉइंट कह रहा है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेटल के इनसाइड 0 है। तो मैंने 12 को एक एग्जांपल के फॉर्म में लिया था, मैं इसको अब सिंबॉलिकली मान लेते हैं। कैपिटल क्यू चार्ज हमने दिया, और जैसे कि अभी हम लोगों ने कहा कि इसमें से कुछ चार्ज अंदर वाले सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा और कुछ चार्ज बाहर वाले सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मान लेते हैं कि स्मॉल क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू में से स्मॉल क्यू आउट ऑफ कैपिटल क्यू, मान लिया कि स्मॉल क्यू चार्ज इसके इनर वाले सरफेस पे चला गया एंड रिमेनिंग कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू इसके आउटर वाले सरफेस पर आया। ये मान लिया। हम ये 4th पॉइंट की बात कर रहे हैं कि सरफेस पे होना चाहिए, तो सरफेस 2 है तो दोनों पे होना चाहिए। ठीक है यहाँ तक पॉइंट? यस सर। यस सर। यस सर। लेकिन साथ में पॉइंट नंबर 1 देखो। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है कि जो ये जो पॉइंट्स है, यहाँ पर कोई पॉइंट ले, 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 ये सब मेटल के अंदर वाले पॉइंट्स है, बिकॉज ये पोर्शन मेटल है। पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से इस पॉइंट पर जो कि मेटल के अंदर है, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाएगी तो प्रॉपर्टी 1 के हिसाब से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ये पॉइंट भी मेटल के अंदर है जिस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ये पॉइंट मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इनफैक्ट जितने भी पॉइंट मेटल के अंदर है उन सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना है। तो ऐसे में अगर हम कोई गॉसियन सरफेस ले, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस जो इस मेटल के अंदर ही हो, मतलब वो सरफेस मेटल के अंदर से जा रहा है,
सो सम गॉसियन सरफेस, डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं, सम गॉसियन सरफेस। और पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से ध्यान रखना है, अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बिकॉज ये सभी मेटल के अंदर वाले पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। यानी हमारा गॉसियन सरफेस एक ऐसी जगह से पास हो रहा है जिस जगह पर कहीं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। ऐसे में इस गॉसियन सरफेस का फ्लक्स क्या बन रहा होगा, अगर ये किसी भी मतलब ये एक ऐसी जगह पे है जहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो फ्लक्स फॉर दिस गॉसियन सरफेस जो कि मेटल के अंदर से है जहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, आंसर इज फ्लक्स विल बी 0 इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक। और अगर फ्लक्स ऑफ गॉसियन सरफेस 0 है तो इसका मतलब उस गॉसियन सरफेस के अंदर Q इनसाइड द गॉसियन सरफेस उसको भी 0 आना चाहिए। क्या जो हमने डायग्राम बना रखा है उस डायग्राम के हिसाब से इस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज 0 है? जो हमारा गॉसियन सरफेस बना हुआ है इस तरीके के ब्लू कलर से जो बना रहे हैं हम यहाँ पर, नो सर। फिर से हमने अपना चॉक मूव सर आपकी वीडियो फिर से पॉज है या नहीं है इस गॉसियन सरफेस के अंदर? अब सही है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज हमारे डायग्राम के अंदर दिख रहा है या नहीं दिख रहा? सर क्यू स्मॉल यस सर है क्यू 0 कौन सा स्मॉल क्यू होना क्या चाहिए वहां पर 0? ये 0 इसलिए होना चाहिए क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 1 कह रही है कि मेटल के अंदर कहीं पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं है तो ऐसा गॉसियन सरफेस जो कि मेटल के अंदर से जा रहा होगा उसमें कोई फ्लक्स तो आएगा नहीं। जब फ्लक्स आएगा ही नहीं तो उसके अंदर Q इनसाइड को 0 होना चाहिए, जबकि हमारे डायग्राम के हिसाब से इस गॉसियन सरफेस के अंदर स्मॉल q का चार्ज है। सो दैट मीन्स कि वो स्मॉल q को 0 होना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा गॉस लॉ वायलेट कर जाएगा। मतलब हम ये काम नहीं कर सकते ना कि ये वाली प्रॉपर्टी फुलफिल करें, इसको वायलेट करने नहीं कर सकते आप। आपको जो भी करना है ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। मुझे फोर्थ प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई रखना है, फर्स्ट प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई रखना है। ये दोनों प्रॉपर्टीज तभी सेटिस्फाई हो सकती हैं जब स्मॉल q की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। तो जो हमने स्टार्टिंग में ये मान लिया था कि जो हम चार्ज प्रोवाइड करेंगे उसमें से कुछ चार्ज अंदर वाले सरफेस पे होगा, कुछ चार्ज बाहर वाले सरफेस पे होगा, तो ये एजम्पशन प्रॉपर्टी 1 से कंट्राडिक्ट कर रहा है। पॉइंट नंबर 1 इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है कि अंदर चार्ज नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर अंदर चार्ज है फिर तो गॉसियन सरफेस में फ्लक्स आना चाहिए, जबकि गॉसियन सरफेस का फ्लक्स आएगा नहीं क्योंकि गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसलिए 0 है क्योंकि गॉसियन सरफेस का हर एक पॉइंट मेटल के अंदर है। सो फाइनल कंक्लूजन ये हुआ कि जो चार्ज हम प्रोवाइड करेंगे वो सिर्फ बाहर वाले सरफेस पर जाएगा, आउटर सरफेस पर, इनर सरफेस पर कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा इस केस में। फर्स्ट रिजल्ट। पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। ओके, नाउ इसके बेसिस पर क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। देखिए मैंने डायग्राम को इरेगुलर बनाया है कि नोटिस करना मेरा कंसेप्ट क्या था कि अगर मेटालिक ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर कुछ कैविटीज हैं और अगर हम कोई चार्ज प्रोवाइड करते हैं मेटल को, तो वो पहला थॉट मन में ये आता है कि यार उसमें से कुछ चार्ज अंदर वाली साइड पर जाएगा, कुछ बाहर वाली साइड पर आएगा। लेकिन जब आर्ग्यूमेंट्स किए गए तो ये प्रूफ हो गया कि अंदर वाली साइड तो कोई चार्ज है ही नहीं, वो गॉस लॉ के हिसाब से 0 आ गया। इसका मतलब सारा चार्ज बाहर की तरफ आ जाएगा। ये फर्स्ट केस हुआ। सेकंड केस, सपोज हमने कोई मेटल लिया, उसमें भी अगेन कैविटी वाला, और इस बार जो कैविटी है इसके अंदर, उस कैविटी में हमने अलग से कोई चार्ज प्रोवाइड किया है। इस कैविटी में हमने अलग से कोई एक चार्ज रखा हुआ है, मान लीजिए +3 कूलम्ब, मान लेते हैं +3 कूलम्ब चार्ज मैंने कैविटी में अलग से रखा है।
और उसके अलावा सपोज +9 कूलम चार्ज हमने मेटल को प्रोवाइड किया। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कौन चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूट, मतलब मेटल के, क्योंकि दो सरफेस है, मेटल का एक सरफेस अंदर वाला है, इसको S1 कह रहे हैं, और मेटल का एक सरफेस बाहर वाला है, वो S2। और क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, सरफेस S1 के ऊपर कोई चार्ज अपीयर होगा या नहीं होगा, और सरफेस S2 के ऊपर कोई चार्ज आएगा या नहीं आएगा, ये क्वेश्चन है सर। तो लॉजिक सुनना क्या है, इसमें आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या चलेंगे इसके अंदर। नंबर 1 आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, if I draw any Gaussian surface inside the metal, number 1 argument, if I draw a Gaussian surface inside a metal, what will be flux for this Gaussian surface according to the point number 1? If I draw a Gaussian surface passing through metal, flux of this Gaussian surface according to point number 1. Point number 1 कहता है कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मेटल के अंदर से अगर गॉसियन सरफेस जा रहा है तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर। क्या बनेगा फ्लक्स इस केस में? जीरो। अब जब फ्लक्स जीरो हुआ तो गॉस लॉ ने ये कहा कि इसके अंदर का चार्ज जीरो होना चाहिए, फिर तो फ्लक्स जीरो होने का मतलब हुआ कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल जीरो चार्ज होना चाहिए। क्या डायग्राम के हिसाब से गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल जीरो चार्ज है? नो सर। कितना चार्ज आपको दिख रहा है, कितना दिख रहा है आपको चार्ज इस डायग्राम के साथ? 3 कूलम। प्लस की माइनस? प्लस। जबकि गॉस लॉ के हिसाब से होना तो चाहिए जीरो। अगर तो +3 कूलम है, इसका मतलब क्या होगा कि एक -3 कूलम चार्ज अंदर वाले सरफेस पर डेफिनेटली होना चाहिए। यहाँ पर -3 कूलम मस्ट बी ऑन द इनर सरफेस टू मेक द टोटल चार्ज जीरो, क्यू इनसाइड जीरो। यानी अब की बार इनर सरफेस पर -3 कूलम चार्ज अपीयर हो जाएगा, जो कि इसके पहले वाले केस में अपीयर नहीं हुआ। और अगर अंदर वाले सरफेस पर -3 कूलम चार्ज है, जबकि मेटल को चार्ज दिया गया है +9 कूलम, तो +9 कूलम में से -3 कूलम अगर अंदर चला गया तो बचा हुआ चार्ज कितना हुआ? टोटल चार्ज हमने प्रोवाइड किया है +9, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो अंदर वाली साइड पर है, -3 कूलम, यानी कि टोटल चार्ज जो बाहर वाले सरफेस पे आना चाहिए वो हो जाना चाहिए +9 -3, यानी कि टोटल वैल्यू हो जाएगी +12 कूलम, क्योंकि चार्ज दिखाना सरफेस के ऊपर ही है चौथे वाले पॉइंट के हिसाब से, और दो ही सरफेस है, अंदर वाली सरफेस और बाहर वाली सरफेस। तो डिफरेंस क्या रहा इसके पहले वाले केस में और इस वाले केस में? इसके जस्ट पहले जो आर्टिकल डिस्कस हुआ है उसमें हम लोगों ने ये प्रूव किया था कि अंदर वाले सरफेस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, और अब उसके बाद एक दूसरा आर्टिकल ले रहे हैं, उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि अंदर वाले सरफेस पे चार्ज होगा। दोनों में डिफरेंस किस चीज का था? दोनों आर्टिकल्स में पहले जो वाले फर्क है, में कैविटी में ऑलरेडी कोई चार्ज नहीं था। हाँ मतलब कि राइट, इसके पहले वाले केस में जो हमने कैविटी कंसिडर की थी, उस कैविटी में हमने कोई चार्ज प्रोवाइड नहीं किया था, नो चार्ज इन द कैविटी। सो और इसके अंदर क्या हुआ है कि कैविटी के अंदर भी हमने एक चार्ज रखा है +3 कूलम। अच्छा, सबके पीछे आर्गुमेंट सिर्फ एक है, बेसिक आर्गुमेंट सबके पीछे एक है। हमारा फर्स्ट पॉइंट यूज हो रहा है इसके अंदर कि कोई भी गॉसियन सरफेस जो मेटल के अंदर से जाएगा, गॉसियन सरफेस इनसाइड द मेटल, उसके अंदर टोटल वैल्यू चार्ज की जीरो आनी चाहिए। तो अगर कैविटी में कोई चार्ज नहीं होता, कैविटी में कोई चार्ज होता ही नहीं, और मुझे ये कहना है कि गॉसियन सरफेस के अंदर जीरो रखना है मुझे, तो अगर कैविटी में कोई चार्ज नहीं है और गॉसियन सरफेस के अंदर जीरो चार्ज है, तो इसका मतलब अंदर वाली सरफेस पर जीरो होना चाहिए। बट अगर कैविटी में कोई चार्ज है और गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज को जीरो करना है, तो जितना चार्ज कैविटी में है उतना ही, लेकिन अपोजिट साइन का चार्ज मेटल के अंदर वाले सरफेस पर आना चाहिए। हुआ क्लियर या डाउट आ रहा है इसमें?
क्लियर। सर क्लियर है। तो कंक्लूजन क्या दोगे आप इस केस में? सिर्फ क्लियर है तो कंक्लूजन क्या देंगे कि जो मेटल की इनर साइड है, इनर साइड, उसमें कितना चार्ज आपको दिखाना है, इनर साइड पर चार्ज दिखाने का तरीका क्या है? तो उसका रूल सिंपल सा है, इनर साइड पर जो चार्ज होगा वो उतना होना चाहिए जितना चार्ज कैविटी में है। जितना चार्ज कैविटी में है उतना ही चार्ज इनर साइड पर दिखाना है। अगर कैविटी में 0 चार्ज है तो 0 दिखाना है, कैविटी में +3 है तो 3 दिखाना है। जितना चार्ज कैविटी में है उतना इनर साइड, लेकिन उसके अपोजिट नेचर का। अगर कैविटी में पॉजिटिव है तो इनर साइड नेगेटिव, कैविटी में नेगेटिव होगा तो इनर साइड पॉजिटिव। और बाहर वाले सरफेस पर कितना चार्ज दिखाना है? तो बाहर वाले सरफेस का चार्ज, मेटल का जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज ऑफ मेटल, उसमें से जितना अंदर वाली साइड का चार्ज है उतना लेस कर दीजिए, वो चार्ज बाहर वाले सरफेस पर दिखाएंगे। तो इसको आज हम 5वें पॉइंट्स में ऐड कर रहे हैं, दैट चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ मेटल, inner surface of metal is negative of minus times of charge inside cavity. इसमें दोनों बातें हो जाएंगी। अगर कैविटी में कोई चार्ज नहीं है तो ऑब्वियसली चार्ज ऑन द इनर सरफेस 0 आ जाएगा। नो चार्ज इन द कैविटी, दैट मींस इनर साइड 0। और 6th पॉइंट आप ये कह सकते हो कि चार्ज ऑन इनर साइड, Q इनर सरफेस का और प्लस Q आउटर सरफेस का मिला देंगे। इनर और आउटर सरफेस को मिला करके टोटल चार्ज जो होना चाहिए, इट मस्ट बी चार्ज गिवन टू मेटल। पॉइंट्स ओवर ऐड हो गए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी इनर रेडियस r है और आउटर रेडियस 2r। स्फेरिकल कंडक्टर, ये पोर्शन मेटेलिक है, मतलब ये स्फीयर है लेकिन ना तो कंप्लीटली सॉलिड स्फीयर है ना तो कंप्लीटली हॉलो स्फीयर है, ना तो पूरा सॉलिड हुआ ना तो पूरा हॉलो हुआ, मतलब एक थिक हॉलो स्फीयर कह सकते हो। सर डोनट टाइप, डोनट टाइप कह सकते हो, हाँ, थिक हॉलो स्फीयर है। तो इसकी इनर रेडियस r, आउटर रेडियस 2r है। और अभी जो पॉइंट लिखा है उसको ध्यान से सुनना। कहा जा रहा है कि इसके सेंटर पर, इसके सेंटर पे, अंदर वाले पोर्शन के सेंटर पर -5 कूलम्ब चार्ज है and +20 coulomb is given to metal. और सीधा सा क्वेश्चन है, how much charge will be on the inner side of metal and how much charge will be on the outer side of metal. Inner side मतलब surface number 1 और outer side मतलब इसका surface number 2। तो सिर्फ ये क्वेश्चन है, what is the charge present on surface 1 and what is the charge present on surface 2, और ये पॉइंट्स यूज करो। सरफेस 1 में +5 कूलम और सरफेस 2 में +15 कूलम। चार्ज ऑन सरफेस नंबर 1 क्या बोलेंगे? पॉइंट नंबर 5 लगाते हैं। अंदर वाले सरफेस का चार्ज माइनस टाइम्स जितना चार्ज कैविटी में है, तो इट इज माइनस टाइम्स, और चार्ज इन कैविटी इज -5, दैट मींस टोटल +5 कूलम अंदर वाले पे। और ऑन 2 कितना होगा फिर? तो हाँ, टोटल चार्ज आपका अंदर वाला चार्ज अगर आ गया, अंदर वाला 5 आ रहा है और टोटल 20 है, तो टोटल में से इनर वाले को माइनस कर दूं, आ जाएगा +15 कूलम। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। राइट? यस यस सर। और इसमें, हाँ, इसमें एक और बात बता दे, अंदर वाला चार्ज
की जो पोजीशन है वो मैटर नहीं करेगी। मतलब कि इस -5 कूलम्ब को सेंटर की बजाय अगर हमने कहीं और रखा होता, अदर देन सेंटर किसी और पॉइंट पर भी रखा होता, तो भी रिजल्ट यही बनता है। फर्क क्या पड़ेगा, बस ये समझो आप, सेंटर पे रखने से और सेंटर पे नहीं रखने से क्या फर्क पड़ेगा। तो सेंटर में इसका मतलब पक्का कैविटी में। नहीं, कैविटी तो भाई, कैविटी तो मतलब ऑलवेज, हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो चार्ज ऑन द सरफेस 1 है वो आएगा +5 ही, भले ही इस -5 कूलम्ब को हमने एट सेंटर रखा हो या फिर सेंटर की बजाय अंदर ही किसी और जगह पे रखा होता। कैविटी में कहीं और भी तो रख सकते थे इस चार्ज को, तब भी हमारा चार्ज माइनस माइनस मतलब कि +5 आता है। यस, इसकी पोजीशन मैटर नहीं करेगी। कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए देते हैं कि हाँ इसको हम सेंटर की बजाय कहीं और रखेंगे तो क्या आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें कहीं पर ये नहीं लिखा जा रहा है कि चार्ज कैविटी में एग्जैक्टली कहाँ रखा जा रहा है, बट कैविटी में होना चाहिए, कहीं भी हो कैविटी के अंदर। और एग्जांपल देखो, सेम एग्जांपल, सिमिलर एग्जांपल लेंगे अभी। अगेन अ मेटल विथ इनर रेडियस नाउ ए एंड आउटर रेडियस बी। ये पोर्शन मेटेलिक है, ये हमारा कैविटी वाला पोर्शन हो गया। अब की बार हमने कैविटी में 2 चार्ज पुट कर दिए। मान कैविटी में हमारे 2 चार्जेस हैं, एक हमारा +4 कूलम्ब चार्ज है और एक मान लिया जाए -9 कूलम्ब चार्ज। और जो हमारा मेटल है, उस मेटल के पास चार्ज जो है, मेटल चार्ज जो है वो सपोज -10 कूलम्ब है। अब बताओ कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ऑन सरफेस 1 एंड ऑन सरफेस 2 चार्जेस बताए कितने कितने आएंगे, ऑन 1 एंड ऑन 2। फिर से 0.5 सर +5 होगा इनर सरफेस पे और -15 होगा आउटर सरफेस। राइट, पांचवा पॉइंट लगाओ। अंदर वाले सरफेस पर निकालना है तो माइनस, और चार्ज इनसाइड कैविटी, तो हमने कैविटी देखी, उसके अंदर चार्ज देखा +4, सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। +5 अंदर की तरफ है तो बाहर की साइड दिखाने के लिए हम हाँ जी, आंसर ये थे आप लोग के। यस सर, यस सर। ठीक है, ओके। है आसान, आसान से कंसेप्ट है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखो। इसके ऊपर प्रॉब्लम्स है, अब प्रॉब्लम जो है वो इसकी एप्लीकेशन के ऊपर है। प्रॉब्लम ये है कि एक बार अगेन कंडक्टर हम लेते हैं फिर से, ए और बी इसके रेडियस, और इस बार सेंटर पे, इसके सेंटर पे माइनस या प्लस ऑफ कैपिटल क्यू चार्ज है, और जो मेटल है उसके ऊपर जो चार्ज है मेटल के पास वो -3 कैपिटल क्यू है। मेटल का चार्ज -3 कैपिटल क्यू और कैविटी के अंदर +कैपिटल क्यू चार्ज है। एंड क्वेश्चन अब की बार ये है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम सेंटर। एक काम करते हैं, ए को हटा देते हैं, ये कैपिटल आर है, और बी को हटा करके इसको हम 2r कहते हैं।
तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम सेंटर इफ कई सारे पार्ट्स हैं। नंबर 1 पहला पार्ट स्मॉल r इज इक्वल टू r by 2, बी पार्ट स्मॉल r इज इक्वल टू 3r by 2 एंड सी पार्ट स्मॉल r इक्वल टू लेट्स से 5r by 2। क्या क्या आंसर्स आएंगे क्वेश्चन ये? सर पहले वाले पार्ट का तो 0 हो गया सर। ए और बी दोनों में डिफरेंस समझो आप। सॉलिड मेटल की बात नहीं कर रहे हो, आज जो पढ़ा थे वो सॉलिड स्फीयर नहीं, थिक 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 हॉलो मेटल पढ़ रहे हो। अंदर कैविटी है, उसमें कैविटी में चार्ज है, वो भी सेंटर पे, प्लस क्यू चार्ज कैविटी के सेंटर पे है। सर तो -4 क्यू हुआ बाहर वाले सरफेस पे। हाँ तो पहले अच्छा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अंदर वाले सरफेस पे कितना चार्ज दिखाएंगे? 0.5 और 0.6 का यूज करते हुए कितना चार्ज दिखाएंगे अंदर वाले सरफेस? -q। और बाहर वाले पे टोटल में से इसको लेस करो ना, मेटल के टोटल चार्ज तो -2 बिकॉज टोटल चार्ज में से अंदर वाले सरफेस का लेस कर दो तो बाहर वाले सरफेस का आएगा, वो -2 क्यों आएगा? अब सुनिए, हम लोगों ने कहा स्फेरिकल मेटल। पहली बार स्फीयर एक सिमेट्रिकल फिगर है या नहीं? यस सर। यस सर। ओके, तो सिमेट्रिकल कंडीशंस हैं। चार्ज उसके सेंटर पर है, क्या ये सिमेट्रिकल पॉइंट होता है? सेंटर ऑफ स्फीयर क्या एक सिमेट्रिकल पॉइंट है? यस सर। यस सर। इसका मतलब इस क्वेश्चन में सिमेट्री इन्वॉल्व है। यस सर। यस सर। जहां सिमेट्री इन्वॉल्व है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सबसे फास्ट और आसान मेथड कौन सा है? गॉस लॉ। जहां पर सिमेट्री इन्वॉल्व है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सबसे इजीएस्ट मेथड होता है गॉस लॉ लगाना। यस सर। यस। तो गॉस लॉ लगाने के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस चाहिए होती है, और स्फीयर के केस में गॉसियन सरफेस स्फीयर बनाते हैं। तो पहले पार्ट में, पार्ट ए में, जहां पर स्मॉल r बराबर r/2, स्मॉल r बराबर r/2 मतलब वो अंदर कोई पॉइंट होगा यहाँ कहीं पर, सेंटर से r/2 डिस्टेंस, सेंटर से r/2 रेडियस का, सेंटर से r/2 रेडियस का अगर मैं कोई गॉसियन सरफेस इमेजिन करूं, गॉसियन सरफेस इमेजिन करें अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय उस गॉसियन सरफेस का एरिया, वो हो जाएगा 4 पाई रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज r/2, एंड ये हो गया फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, फ्लक्स हो गया। कितना चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर होगा? अगर मैं r/2 रेडियस का एक सरफेस इमेजिन करता हूं तो उसके अंदर कौन सा चार्ज आने वाला है? प्लस क्यू। प्लस क्यू। ये आ गया आपका पहला आंसर, आ गया ए पार्ट का आंसर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड r/2 डिस्टेंस पर ये आएगी। और पॉजिटिव आंसर आने का मतलब होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी, और नेगेटिव आंसर आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड। तो यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब r/2 डिस्टेंस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल आउटवर्ड, बिकॉज पॉजिटिव आंसर आएगा। अब 3r/2 वाले पॉइंट पर, 3r/2 वाले पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, नोटिस करिए 3r/2 का पॉइंट कहां पर होगा? वो कैविटी में, आउटर स्पेस में, सर मेटल में, या दोनों सरफेस के बीच। सुनिए तो 3r/2 फ्रॉम सेंटर, इट इज अ पॉइंट इनसाइड ए मेटल, अ पॉइंट इज इनसाइड द मेटल। फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाइए, 0 3r/2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, because this is the point inside the metallic portion.
5r/2 कहां पर होगा ये पॉइंट? सेंटर से 5r/2 चलेगा आउटसाइड द मेटल। आउटसाइड। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 5r/2 पर। इमेजिनेशन करनी होती है, इमेजिनेशन। 5r/2 रेडियस का गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस 5r/2 रेडियस, और गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस 4 पाई, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस 5r/2 का स्क्वायर। और कितना चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर होगा जरा इमेजिन। -2 अगर 5-2 हाँ, अगर 5r/2 का कोई गॉसियन सरफेस बनाओ तो उसके अंदर +q है, उसके अंदर -q है, उसके अंदर -2q है, यानी कि टोटल चार्ज उसके अंदर -2q एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ये वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, सी पार्ट का आंसर, जो कि नेगेटिव आएगा। क्या मतलब हुआ इसका? रेडियली इनवर्ट। मतलब 5r/2 वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड है, जबकि r/2 वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड थी। तो ये तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, पर लॉजिक ये है, पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 0.5 और 0.6 का यूज करके, उसके बाद गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, और गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी पॉइंट पर कहा जाएगा वो निकाल देंगे। अगर कोई पॉइंट मेटल के अंदर है तो वहां पर जरूरत ही नहीं गॉस लॉ लगाने की, बिकॉज पॉइंट इनसाइड मेटल के लिए ऑलरेडी हम एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए वहां पर। राइट, क्लियर हुआ इसे? यस सर। यस सर। ठीक, अब इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे हमने आपको कैविटी वाला दिखाया मेटल का। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एक डिस्कशन किया था, लास्ट क्लास के अंदर एक डिस्कशन था, वो था कि अ मेटल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। पता नहीं आपको कितना याद लास्ट में? यस सर। ठीक, अब उसकी एप्लीकेशन पर एक क्वेश्चन, 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, ये आर्टिकल देखिए। इस टाइप से हैं, 2 प्लेट्स हैं, दोनों मेटेलिक प्लेट्स हैं, पैरेलल, 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, और इनमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लीजिए लेफ्ट वाली प्लेट पर, जो प्लेट 1 एंड प्लेट 2, इसके ऊपर हमारा चार्ज है, मान लिया जाए +3q का, और इसके ऊपर चार्ज है +Q का। अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कि चार्ज कितना कितना आएगा, या इधर +2q मान लेते हैं, +2q चार्ज है, यहाँ पर +q चार्ज है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये हुआ कि चौथा पॉइंट कहता है कि चार्ज प्रेजेंट ऑन द मेटालिक सरफेस। और लास्ट क्लास में जब हम प्लेट पढ़ा रहे थे तो मुझे याद है अच्छी तरीके से कि एक पॉइंट आपसे डिस्कस होकर ये बताया गया था कि जो प्लेट होती है, हमने मोबाइल का एग्जांपल दिया था तुम्हें, कि खाली फ्रंट और बैक सरफेस ही कंसीडर किए जाते हैं। थिकनेस नेग्लिजिबल है। तो अब फिर से सेम क्वेश्चन है, पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि चार्ज प्रेजेंट ऑन द सरफेस एंड बोथ द प्लेट्स हैव 2 सरफेसेस, वन इज द राइट सरफेस, वन इज द लेफ्ट सरफेस। तो इसको 2r मतलब सेकंड प्लेट का राइट सरफेस, और इधर 2l सेकंड प्लेट की लेफ्ट सरफेस, 1r फर्स्ट प्लेट का राइट सरफेस और 1l फर्स्ट प्लेट की लेफ्ट सरफेस। अब क्वेश्चन ये है कि कितना कितना चार्ज आएगा।
प्लेट 1 के लेफ्ट सरफेस पर कितना चार्ज होगा, प्लेट 1 के राइट सरफेस पर कितना चार्ज होगा, प्लेट 2 के लेफ्ट सरफेस पे कितना चार्ज होगा, प्लेट 2 के राइट सरफेस पर कितना चार्ज होगा। और ये जो एज वाले पोर्शंस हैं इनको हम ऑलरेडी नेगलेक्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन क्लियर है? करना क्या है मुझे इसमें? यस सर। क्या करना है, क्या करने जा रहे हैं हम लोग? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये पढ़ रहे हो आपकी कितना चार्ज कौन से सरफेस पे होगा ये पता लगाना है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये लॉजिक है हमारा। चलिए मानते हैं प्लेट 2 का टोटल चार्ज 2q है। मान लिया कि इसके लेफ्ट साइड पर स्मॉल q चार्ज गया। मानते हैं इसके लेफ्ट साइड पर स्मॉल q, ये लेट कर रहे हैं। तो राइट साइड पर जो चार्ज आना चाहिए, अगर लेफ्ट साइड पर स्मॉल q है तो ऑब्वियसली राइट साइड पर जो चार्ज आना चाहिए वो हाँ टोटल चार्ज में से लेफ्ट वाले को लेस कर दीजिए, वो राइट साइड का चार्ज है। तो 2q माइनस स्मॉल q। अब स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनने वाला है। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होती है इनसाइड द मेटल। और हम लोगों ने एक और बात बहुत पहले बताई हुई है कि जो रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, जिन बॉडीज की फेसेस रेक्टेंगल्स होती है, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन नॉर्मली नॉर्मल होगा। मतलब इन प्लेट्स के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब थोड़ा सा आपको इसका व्यू चेंज करना होगा। अच्छा मैं ये अब रिमूव करने जा रहा हूँ, बट पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। मैं नंबर ही यूज करूंगा, 0.1, 0.4। तो मैं इनका खाली फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ, इस डायग्राम का 2 डायमेंशनल व्यू। मतलब इसी इमेज को, इसी डायग्राम को सामने से देख रहे हैं। सामने से देखेंगे तो ये वाला एज दिखेगा और सामने से देखेंगे तो ये वाली एज दिखेगी। तो इसी का मतलब एक पर्सन सामने खड़ा होकर देख रहा है, तो फ्रंट व्यू कह सकते हो इसका। हम लोगों ने इस साइड पर स्मॉल क्यू चार्ज दिखाया है, इस साइड पर 2q माइनस स्मॉल क्यू दिखाया है। नाउ अगर मैं एक गॉसियन सिलेंडर बनाऊं, नोटिस करना है, एक गॉसियन सिलेंडर बनाए और उस गॉसियन सिलेंडर का लेफ्ट वाला एंड, गॉसियन सिलेंडर का लेफ्ट वाला एंड प्लेट 1 के अंदर है और गॉसियन सिलेंडर का राइट वाला एंड प्लेट 2 के अंदर है। एक गॉसियन सिलेंडर, वन एंड इनसाइड प्लेट 1, अदर एंड इनसाइड प्लेट 2। के नॉर्मल है। पहला वाला पॉइंट ये कहता है, अच्छा एक मिनट, इस गॉसियन सिलेंडर के तीन सरफेसेस हैं। एक ये सर्किल वाला पोर्शन, एक राइट वाला सर्किल और एक इसका कर्व सरफेस। इसका लेफ्ट वाला एंड कंडक्टिंग प्लेट 1 के अंदर है। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो ये एक मेटेलिक प्लेट है, इसके अंदर कहीं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो हमारे गॉसियन सरफेस के इस लेफ्ट एंड के लिए फ्लक्स की वैल्यू अगर पूछी जाए, गॉसियन सिलेंडर के लेफ्ट एंड का फ्लक्स जो कि एक मेटेलिक प्लेट के अंदर है जहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कितना फ्लक्स होगा इस गॉसियन सिलेंडर के लेफ्ट साइड के लिए? 0। इसी गॉसियन सिलेंडर के राइट वाले एंड का फ्लक्स कितना होगा? 0। क्यों? मेटल के अंदर
इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब सिलेंडर का ये जो कर्व सरफेस है, सिलेंडर की जो कर्व सरफेस है, इसका क्यों 0 होगा? ये तो मेटल के बाहर है। पैरेलल है सर, इसका ये सर पैरेलल टू सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल आएंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और कर्व सरफेस पैरेलल हो जाएंगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा भी तो नॉर्मल आना है, और नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड और सिलेंडर का कर्व सरफेस आपस में पैरेलल हो गए, तो पैरेलल होने पर भी 0 फ्लक्स, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने की वजह से 0 फ्लक्स, इधर इलेक्ट्रिक, कुल मिलाकर के इस गॉसियन सिलेंडर का फ्लक्स कितना होगा? 0। अब फिर से जब इस गॉसियन सिलेंडर का फ्लक्स 0 आया, तो इसका मतलब इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। होगा ये? यस सर। ठीक, यस। ओके। अब इस आर्ग्यूमेंट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमने ये गॉसियन सिलेंडर बनाया था, हम इसको बहुत बड़ा बना देते, मतलब हमारा गॉसियन सिलेंडर ऑलमोस्ट प्लेट के बराबर हो जाता, ऐसा हो जाता मान लीजिए, तब भी आर्ग्यूमेंट तो यही आएगा ना यार, सेम आर्ग्यूमेंट आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। बोलिए। सिलेंडर है, वो सिलेंडर दिखाया नहीं है मैंने, आप फिर से बना दे रहे हैं। एक ऐसा बना दो ना सिलेंडर, तो इसके अंदर Q इनसाइड 0 रखना है मेरे को। अगर ये कैसे पॉसिबल होगा? एज पर डायग्राम इसके अंदर कितना चार्ज दिख रहा है आपको? सर Q दिख रहा है। Q दिख रहा है? यस सर। रुको, डायग्राम को ना थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। मैं कह रहा हूं कि हमने एक गॉसियन सिलेंडर ऐसे बना रखा है। सर दोनों सर्फेसेस का सम का चार्ज 0 होना चाहिए। हाँ सुनो सुनो एक मिनट, वो डायग्राम हो तो छोटा हो तो दिख ना रहा हो। व्हाइट कलर से हमारी प्लेट दिखाई गई है, ये प्लेट 1 है और ये हमारी प्लेट 2 है। हमने ये माना था कि प्लेट 2 की जो लेफ्ट साइड है इसके ऊपर प्लस Q चार्ज है, ये माना था, और प्लेट 2 के राइट साइड पे जो चार्ज माना था वो माना था हम लोगों ने 2 कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। फिर हम लोगों ने ये कहा कि ये जो मेरा गॉसियन सिलेंडर है GC, गॉसियन सिलेंडर, इसके लिए Q इनसाइड 0 आना है, और उसका रीजन ये दिया जा रहा है कि इसकी लेफ्ट एंड पर भी फ्लक्स 0 आ रहा है। लेफ्ट एंड का फ्लक्स इसलिए 0 आ रहा है क्योंकि लेफ्ट एंड एक मेटेलिक प्लेट के अंदर है, और मेटेलिक प्लेट के अंदर अगर हमारा गॉसियन सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की वजह से 0 फ्लक्स। राइट वाले में भी सेम कंडीशंस, यहां भी 0 फ्लक्स, और कर्व सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो जाएंगे, इसलिए कर्व सरफेस का भी 0 फ्लक्स। तो लेफ्ट साइड कर्व सरफेस और राइट साइड सारे फ्लक्स 0, यानी Q इनसाइड 0। जबकि डायग्राम में मुझे प्लस Q दिख रहा है इसके अंदर, सिलेंडर के अंदर, तो फिर ये Q इनसाइड तभी 0 हो सकता है ना अगर आपको प्लस Q दिखा रखा है, तो इसका मतलब एक माइनस Q और दिखाना पड़ेगा मुझे। यस सर। यस सर। और पॉइंट नंबर 4 कहता है कि चार्ज आप मेटल के सरफेस पे ही दिखा सकते हो, तो हमने राइट वाली प्लेट के दोनों सरफेस का चार्ज दिखा चुके हैं। अब हमारे पास बचा लेफ्ट प्लेट, इसका मतलब इसके राइट वाले सरफेस पर माइनस Q होना चाहिए। राइट वाले सरफेस पर जब माइनस Q होगा तभी इस गॉसियन सरफेस के अंदर हमारा Q इनसाइड 0 आएगा। ठीक है यहाँ तक? यस सर। यस सर। लेकिन प्लेट 1 को चार्ज कितना दिया गया था ओरिजिनल प्रॉब्लम में? प्लस Q। तो अगर हम राइट साइड पर माइनस Q दिखा रहे हैं तो लेफ्ट साइड पर कितना चार्ज दिखाएं, जबकि टोटल प्लस Q है? प्लस Q माइनस। हाँ, मतलब टोटल चार्ज में से जितना राइट साइड दिखाया है उसको लेस करो, टोटल चार्ज कैपिटल Q प्लस Q। हाँ, मतलब यहाँ पर चार्ज आ जाएगा
कैपिटल क्यू प्लस क्यू। एक्चुअली प्लस इसलिए हो जाएगा कि कैपिटल क्यू में से तो नेगेटिव और नेगेटिव माइनस ऑफ माइनस क्यू करेंगे, 2 बार माइनस है तो वो प्लस क्यू हो गया। ठीक है, यहां तक सही है? यस किसी का डाउट है इसमें? नो सर। नहीं। तो एक पॉइंट और हम ऐड करते जा रहे हैं। जो प्रॉपर्टीज की लिस्ट है वो लिस्ट अब बड़ी हो रही है। एक पॉइंट सामने आ गया कि जब भी दो कंडक्टिंग प्लेट एक दूसरे के पैरेलल खड़ी की जाएंगी, टू कंडक्टिंग प्लेट्स पैरेलल टू ईच अदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जो अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पर सामने मतलब प्लस क्यू के सामने जो चार्ज आएगा वो माइनस क्यू। अभी ऐड करवा देंगे, प्रॉपर्टीज में भी ऐड करवा देंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और आर्ग्यूमेंट है। डायग्राम फिर से बनाना होगा तुम्हें यार, डायग्राम जरा फिर से बनाओ। कॉपी करो डायग्राम। कॉपी। यस सर। अब हम लोगों ने एक डिस्कशन ये किया था यार 2-3 लेक्चर पहले कि अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट शीट हो तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था। इनफाइनाइट शीट का याद करिए, अगर उसका सिग्मा डेंसिटी था तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या निकाला गया था इनफाइनाइट शीट के केस? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। 2 एप्सिलॉन। अब इस प्लेट में दो सरफेस है, इस प्लेट में दो सरफेस है, मतलब कुल मिला के 4 सरफेस हो गई। और इन चारों सरफेस को अगर हम फिर से एक बार ड्रॉ करें तो ये आपका सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 3, सरफेस नंबर 4, 4 सरफेसेस हो गए। और हम क्या करने जा रहे हैं, प्लेट 1 के अंदर कोई पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं ए। प्लेट 1 के अंदर पॉइंट ए कंसीडर कर रहे हैं और क्वेश्चनिंग ये है सरफेस 1 की वजह से पॉइंट ए पर किधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बाय सरफेस 1। डायरेक्शन क्या होगा इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बाय द सरफेस 1। नाउ सरफेस 1 पर पॉजिटिव चार्ज है तो सरफेस 1 पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट ए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस वाले सरफेस 1 की वजह से पॉजिटिव चार्ज है। सर लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। नॉर्मल बोलिए, रेडियल नहीं, नॉर्मल। हाँ सर नॉर्मल। नॉर्मल यानी इस तरफ आएगा, राइट साइड आएगा। सरफेस 2 की वजह से, सरफेस 2 जो कि नेगेटिवली चार्ज है, लेफ्ट टू राइट। पॉइंट ए पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द सरफेस 2। सरफेस 2 की वजह से पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट या लेफ्ट? नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर। राइट सर, राइट 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 होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बाय द सरफेस 2, ये भी राइट साइड है। पॉइंट ए पर सरफेस 3 के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए नाउ बाय द सरफेस 3,
सरफेस 3 पॉजिटिवली चार्ज है। सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। और अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बाय द सरफेस 4 वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। सर लेफ्ट यहाँ साइड। पर लेफ्ट। और इन सबके मैग्नीट्यूड निकालें, इन सब के मैग्नीट्यूड निकालें। तो इंडिविजुअल सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक सिंगल सरफेस मतलब इनफाइनाइट शीट हो गया, और इनफाइनाइट शीट के लिए फॉर्मूला है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू की बात करें अगर पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की, और फॉर्मूला कहता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इट इज 2 एप्सिलॉन सिग्मा जो सरफेस 1 पे होगा, दिस विल बी अगेन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बट दिस सिग्मा विल बी सिग्मा ऑफ सरफेस 2, ये भी आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बट सिग्मा ऑफ सरफेस 3, और ये भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बट सिग्मा ऑफ सरफेस 4। और ये सारे सिग्मा निकाल सकते हैं। सिग्मा ऑफ सरफेस 1 कितना होगा, तो सरफेस 1 का चार्ज है कैपिटल Q प्लस स्मॉल q, उसको एरिया से डिवाइड करिए, सिग्मा आएगा। सिग्मा ऑफ सरफेस 2 चार्ज इसके ऊपर स्मॉल q डिवाइडेड बाय एरिया। सिग्मा ऑफ सरफेस 3 चार्ज स्मॉल q डिवाइडेड बाय एरिया। सिग्मा ऑफ सरफेस 4 चार्ज बाय एरिया। अब यहां पर कुछ लोग ये सोच सकते हो कि हमने माइनस साइन कंसीडर नहीं किया सिग्मा निकालते वक्त, तो सिग्मा निकालते वक्त मैंने माइनस साइन इसलिए नहीं कंसीडर किया हुआ है क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर डायरेक्शन पार्ट दिखा चुके हैं। जब डायरेक्शन कंसीडर की जा चुकी है तो ये सिर्फ मॉडुलस वैल्यूज हैं, मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड्स हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। फाइनली जो पॉइंट ए था, पॉइंट ए वो एक मेटेलिक प्लेट के अंदर का पॉइंट है। मेटेलिक प्लेट के अंदर का पॉइंट ए है। यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टी नंबर 1 के हिसाब से क्या बननी चाहिए? 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों सरफेसेस मिल करके पॉइंट ए पर जो रिजल्टेंट बनाएंगे, मतलब कि इन चारों वेक्टर का रिजल्टेंट कितना बनना चाहिए पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से? एक बार फिर से, क्योंकि पॉइंट ए मेटल के अंदर है, हाँ सर 0। इन चारों वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या आना चाहिए? रिजल्टेंट ऑफ दीज 4 वेक्टर्स 0, पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से 0। अब हम क्या करेंगे, इन चारों का रिजल्टेंट 0 करेंगे। तो रिजल्टेंट कैसे 0 करेंगे? जो 2 वेक्टर्स राइट साइड है उनको इनका टोटल, और जो 2 वेक्टर्स लेफ्ट साइड है इनका टोटल एक दूसरे के बराबर आ जाए। यस सर। तो राइट साइड वाले वेक्टर्स ये हैं, ये दोनों वेक्टर्स राइट साइड, यानी कि सिग्मा S1 अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा S2 अपॉन 2 एप्सिलॉन, टोटल ऑफ दीज टू इक्वल टू सिग्मा S3 अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा S4 अपॉन 2 एप्सिलॉन। जब इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, सिग्मा S1 प्लस सिग्मा S2, ये बनेगा। क्रॉस चेक कर लो हाँ या ना करके देखो। यस सर। और ये सारे सिग्मा की वैल्यू रखो इसके अंदर, जितने सिग्मा निकाले गए हैं, ये वाला सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सब यहाँ ले। नहीं 0 नहीं आएगा, स्मॉल क्यू निकालना है आपको। करो तो सिग्मा S1 को रिप्लेस करना होगा कैपिटल Q प्लस स्मॉल q बाई कैपिटल A यहाँ पर। सिग्मा S2 को रिप्लेस करना होगा स्मॉल q बाई A। सिग्मा S3 को रिप्लेस करना होगा स्मॉल q बाई A। सिग्मा S4 को रिप्लेस करना होगा 2 कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बाई A, और ये सब करके स्मॉल q निकालेंगे। सर कैपिटल Q बाय 2 आ रहा है। स्मॉल q कैपिटल Q का हाफ है। आराम से करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं, जल्दीबाजी नहीं। यस सर, स्मॉल q इक्वल्स टू कैपिटल Q बाय 2 आएगा। ठीक है।
स्मॉल क्यू इज कैपिटल क्यू बाय 2। सो फाइनली हमारा आंसर क्या बना? हम लोगों ने यहाँ पर शायद +2q चार्ज दिया था और यहाँ पर +q दिया था ना, ऐसे कुछ था ओरिजिनल क्वेश्चन। यस सर। यस। यहाँ पर हमने क्या माना था चार्ज? स्मॉल क्यू। कितना आ रहा वो? q by 2। इसका मतलब यहाँ पर q/2 चार्ज है। यहाँ पर था 2q माइनस स्मॉल क्यू, अब उसमें स्मॉल क्यू की वैल्यू रखो। सर 3q by 2। यहाँ 3q/2, यहाँ पर माइनस स्मॉल क्यू रखा गया था। माइनस क्यू और लेफ्ट साइड पे चार्ज रखा गया था कैपिटल क्यू प्लस क्यू, उसमें q/2। स्मॉल क्यू। अरे ध्यान से भाई, ध्यान से, स्मॉल क्यू की वैल्यू रखो ना। सर 3q/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। कितना चार्ज कहाँ पर जा रहा है, ये फाइनल आंसर है। हालांकि ये पूरा क्योंकि डेरिवेशन था इसलिए टाइम ज्यादा लग गया है। अब अगले क्वेश्चन में हमको इतनी डेरिवेशंस नहीं करनी पड़ेगी, अगले क्वेश्चन डायरेक्ट करनी। क्या हो रहा है इसमें देखो भाई, कंक्लूजन क्या आया? इतना लंबा चौड़ा एक्सरसाइज करने के बाद अल्टीमेटली कंक्लूजन हुई क्या? आउटर सरफेस पे सेम चार्ज, हाँ, और इनर सरफेस पे अपोजिट चार्ज एक मिनट आपके देखो, ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। हाँ, टोटल चार्ज कितना है मेरे पास? टोटल चार्ज देखो कितना है? 3q। टोटल 3q। टोटल इज 3q। क्या इसका हाफ और इसका हाफ इधर नहीं जा रहा? हाफ हाफ नहीं हो रहा है? यस सर। और जो सरफेसेस आमने सामने है इनको बोलते हैं फेसिंग साइड्स। मतलब ऐसे आमने सामने है, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, इनके चार्ज इक्वल और अपोजिट। तो अब प्लेट्स पर, पैरेलल प्लेट्स के चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने का ऑब्जेक्टिव तरीका, ये सब था सब्जेक्टिव। पैरेलल प्लेट्स में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने का ऑब्जेक्टिव तरीका ये है कि जो सबसे बाहर वाले साइड है, सबसे बाहर वाले, ये वाले एक्सटर्नल साइड्स पे चार्ज टोटल चार्ज के हाफ हाफ होंगे। एक्सटर्नल साइड्स हाफ ऑफ टोटल वैल्यू एंड इंटरनल फेसिंग साइड्स इक्वल अपोजिट। ये इसका ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट है। वो तो वैसे भी कर सकते थे, सेकेंड वाला पॉइंट सर, जो आउटर सरफेस में है और उसको जो दिया गया था उसको माइनस कर दीजिए। हाँ, नहीं अभी बता रहे हैं इसको, एक मिनट और देखो ना, मैं इसके एग्जांपल करके देखती हूँ, अब आप ऑब्जेक्टिवली बताना। यहाँ पर +6 कूलम्ब चार्ज है और यहाँ पर -2 कूलम्ब चार्ज है। चलिए, सरफेस ए, सरफेस बी, सरफेस सी, सरफेस डी, बताएं कितना कितना चार्ज आएगा ऑन ए, ऑन बी, ऑन सी, ऑन डी। सर 1 और 4 में 2q आएगा। 2 कूलम। इसमें एक्सटर्नल सरफेस कौन सी है? सर ए एंड 1 and 4 ए एंड डी। सर ए पे 2, टोटल करिए, प्लस से एक बता रहे हैं
हाँ, +6 और -2 का टोटल करो कितना आएगा? So +6 4 -4, उसका हाफ। So 2. इधर भी 2, मतलब यहाँ पर क्लियर हो गया, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव रूल्स। यहाँ 2 कूलम, यहाँ पर 2 कूलम। अब ए और बी को मिला करके 6 आना चाहिए। अगर इधर 2 है तो फिर बी कितना होना चाहिए? 4 कूलम। हाँ, ध्यान रखिएगा, इन दोनों का टोटल, इधर सरफेस और इधर, ये दोनों ऐड होने के बाद 6 होना चाहिए। इधर 2 है तो दूसरे साइड पर 6 - 2 -4 +4। सर सी पे बता रहे हो। हाँ, और सी पर ये आमने सामने वाले हैं, तो अगर यहाँ +4 आ रहा है तो यहाँ -4 आएगा, अपोजिट हो जाएगा। और ये वैसे भी आ जाएगा। टोटल -2 है, टोटल में से इधर वाली साइड को माइनस करो, -2 में से 2 माइनस करिए, -2 -2 -4 माइनस। और ये जो कंसेप्ट पढ़ रहे हो ना, ऐसा नहीं है, ये कंसेप्ट 2 से ज्यादा प्लेट्स के लिए भी लगाए थे। ये तो मैंने 2 का एग्जांपल दिया है और करके दिखा रहे थे। यहाँ पर -4 कूलम, यहाँ +4 कूलम, यहाँ -4 कूलम। कंसेप्ट सिमिलरली 2 से ज्यादा प्लेट्स के लिए भी वर्क करेगा। सपोज 3 प्लेट्स सिस्टम में है, ए सरफेस, बी सरफेस, सी सरफेस, डी, ई, एफ। चलिए जी, यहाँ पर चार्ज है +12 कूलम, यहाँ पर +8 कूलम, और यहाँ -4 कूलम। चलिए, सबसे बाहर वाले साइड कौन से इसमें? सर ए और एफ। ए और एफ। ए एंड एफ। टोटल करो, टोटल कितना है? सर 16 कूलम। 16 8 कूलम्स। तो सबसे 8 बाहर, सबसे सर, बाहर 8 हाफ ऑफ टोटल चार्ज, इधर भी हाफ ऑफ टोटल चार्ज। ये सबसे पहला कंसेप्ट है। सबसे आउटर साइड पे टोटल का हाफ करिए, कितना कितना है? 8 सर 8 कूलम इधर और 8 इधर। अब मुझे ये भी पता है कि ए और बी का टोटल, इन दोनों का टोटल सर 12 कूलम +12 कूलम और इन दोनों का टोटल सर 8 कूलम +8 और इनका टोटल सर -4 आप करो। इधर 8 है, सर बी में टोटल 4 हो 12 है। जाएगा। सर प्लस 8 टोटल पता है, इधर कितना करोगे? सर सर प्लस 4 4 कूलम सर +4 बी पर 4 आ गया, और बी के सामने सी। सर -4 कूलम। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये फेसिंग साइड्स है। अब टोटल 8 है, टोटल इज 8, -4 यहाँ दिखा चुके हो। इधर कितना करें? सर प्लस 12 क्या हो गया भाई? सर टोटल 12 8 आना चाहिए ना। -4 में कितना ऐड करोगे सर कि 12 +8 आ जाए? सर प्लस 12 12 कूलम। ई में -12। ई में यहाँ पर, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 4 आ गया, यहाँ -4 आ गया, यहाँ पर 12 आ गया। अब इसके सामने 12 के सामने यानी कि ई -12 -12, क्योंकि ये फेसिंग है। और यहाँ ऑटोमेटिकली आंसर आ रहा है। -12 और 8 का टोटल करो, -12 और 8 -4 कूलम। माइनस। सीधा सा रूल है इसका, यस सिंपल रूल है, इसमें कॉम्प्लिकेट नहीं करिएगा। यस सर। एक और देंगे, बहुत जल्दी से बताना आपको कितना आंसर है। ऑब्जेक्टिव मेथड है ये पूरा। और कंसेप्ट कितनी भी नंबर ऑफ प्लेट्स हो काम करेगा, नंबर ऑफ प्लेट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
चलो जी करके बताओ क्या आंसर आएगा। सर ए पे 7 क्यू, ए और एच पे। ठीक है, सर बी पे -3 क्यू, सी पे +3 क्यू। बस अभी एक अगर आ गया तो सब आ जाएगी। सबसे टोटल पहले टोटल कर लो फिर से एक बार। सर डी में -1 क्यू, ई में +1 क्यू, पहले ए बताओ ए कितना एफ में आएगा? ए वाला तो 7 क्यू आएगा। सर 7 क्यू। +7 क्यू। हाँ टोटल करिए, इन सब का टोटल करो और उसका हाफ कर दीजिए। तो 7 क्यू इधर, तो 7 क्यू इधर दीजिए। ये आ गया, मतलब यहाँ 7 क्यू चार्ज, यहाँ 7 क्यू। सब बी में -3 क्यू। हाँ, और ए प्लस बी मिला करके 4 आना चाहिए। तो 7 है। अब बताओ कितना दिखाओगे? -3 क्यू। -3। -3, तो इसके अगल बगल में +3 हो जाएगा। अब सी और डी मिला करके तो +2 है, क्यू। तो कितना करें? सर -1 -1 क्यू। -क्यू। -क्यू, अगर ये -क्यू है तो बगल में +क्यू। अब ई और एफ मिला करके -6 -6। सर -7 क्यू। -7 क्यू। ये -7 तो ये +7 क्यू। और जी और एच मिला करके 14 आना चाहिए। 14 क्यू आ रहा है 7 7 14। समझ आया चीज? यस सर। यस कैविटी वाला भी आसान है, ये भी आसान है। सब्जेक्ट के प्रूविंग में टाइम लगेगा, प्रूव करते समय थोड़ा डिफिकल्ट लगता है और जब रिजल्ट आ जाता है तो काफी आसान हो जाता है। बड़े आसानी से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, हटा दे। यस सर। यस सर। अब प्रॉब्लम थोड़ी दूसरी आ गई। ये तो हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का पैरेलल प्लेट्स के केसेस में। तो सपोज ये दो प्लेट्स हैं और इस वाली प्लेट पर +2q का चार्ज है और इधर वाले प्लेट पर +q का चार्ज है। ये दो मेटेलिक प्लेट्स हैं, मेटेलिक प्लेट 1 एंड मेटेलिक प्लेट 2। प्लेट 1 प्लेट 2। हमें बताना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट नंबर 2 एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट नंबर 3। ये क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब रिवीजन होना चाहिए इसका। क्वेश्चन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अगला क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को आता है। और ये दे रखा है कि ईच प्लेट एरिया इज कैपिटल ए। ईच प्लेट एरिया कैपिटल ए दे रखा है। इसमें क्या करेंगे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे वो समझो। गॉसियन सरफेस बनाएंगे, आप बनाएंगे सिग्मा बाय गॉसियन सरफेस से ही करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे गॉस लॉ से ही, लेकिन उसके पहले चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यस सर। पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब पहले ये पता लगाएंगे किस सरफेस पे कितना चार्ज। बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। यस सर। सबसे लेफ्ट साइड कितना चार्ज, लेफ्ट साइड कितना चार्ज, मतलब कि 1.5 क्यू। यस सर। राइट वाला 1.5 क्यू, उसके बाद यहाँ 0.5 क्यू और यहाँ -0.5 क्यू। अब जो स्टेटमेंट देने जा रहा हूं उसका सुनना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम यूज करने जा रहे हैं जो लिस्ट हमने तैयार की थी उसका सेकंड प्रॉपर्टी। एक बार देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी।
आज जो लिखा था, आज जो बोर्ड के ऊपर सेकंड प्रॉपर्टी लिखी थी वो क्या लिखी थी? कुछ लिखा होगा। Electric field just outside metal is sigma upon epsilon naught. सिग्मा बाय एप्सिलॉन। इसका यूज करो। यस लेफ्ट प्लेट की सुनना, सेकंड प्रॉपर्टी जो आज लिखे हो आप, पहले नंबरिंग आगे। सर यू आर नॉट ऑडिबल। सर वीडियो लैग हो गई आपकी। इलेक्ट्रिक फील्ड उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सिग्मा क्या होगा यहाँ पर? 3q/2a। सर 1.5 अपॉन। सर आपकी वीडियो बहुत लैग हो रही है। मुझे आ रहे, एक मिनट, आ रहे बस। मैं कह रहा हूँ जो पॉइंट 2 था, अभी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। पॉइंट 2 सेकंड नंबर का पॉइंट ये कह रहा था कि कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। तो इस सरफेस के जस्ट लेफ्ट साइड पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? इस सरफेस के जस्ट लेफ्ट साइड यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बाय द सेकंड पॉइंट? सर सिग्मा 3q/2a एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे भाई मेरे प्रॉपर्टी यूज करो, क्या कर रहे हो आप? कंडक्टर की प्रॉपर्टी लिखी, सेकंड प्रॉपर्टी लगाओ। हाँ सर वही लगा रहा हूँ। सिग्मा, सिग्मा कितना होगा? सिग्मा मतलब 1.5 अपॉन q/2a अपॉन a। 2a क्यों? सर मैं 3q कह रहा था। ओके, दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगी? सर जस्ट एट सरफेस, जस्ट आउटसाइड। जस्ट आउटसाइड। लेकिन हमको एक और बात पता है कि जो रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म आती है। इनफाइनाइट सरफेसेस के इलेक्ट्रिक फील्ड से यूनिफॉर्म आते हैं। यस सर। यस सर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट सरफेस की जस्ट लेफ्ट साइड पर है वही पॉइंट 1 पर भी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्मिटी है। प्लेट और इनफाइनाइट शीट्स के केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो चाहे हम लास्ट क्लास बताया गया है सरफेस 3 पर जो निकालना है, नोटिस करना, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस 3? सरफेस 3 पर वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सर जो 1 पे नहीं, हाँ 1 को तो बाद में देखेंगे। सरफेस 3 पर वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो इस प्लेट 2 के जस्ट राइट साइड होगी, और प्लेट 2 की जस्ट राइट साइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। अगेन सिग्मा विल बी 1.5 q अपॉन a। पॉइंट 2 पर ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए कि जो इनफाइनाइट प्लेट्स और इनफाइनाइट सरफेसेस के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं होते। पॉइंट नंबर 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनिए पॉइंट नंबर 2 की इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी जो प्लेट 1 के जस्ट राइट साइड होगी या प्लेट 2 के जस्ट लेफ्ट होगी। कोई फर्क नहीं होगा, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, इन सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी होंगी। तो पॉइंट 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है या फिर प्लेट 1 के जस्ट राइट साइड निकालना है या फिर प्लेट 2 के जस्ट लेफ्ट निकालना है, ये सब सेम आंसर है।
और प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाएंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कहां पर होगा? मान लो मैं प्लेट 1 के जस्ट राइट साइड निकालता हूं, तो प्लेट 1 के जस्ट राइट साइड जब निकालेंगे तो सिग्मा की वैल्यू क्या रखेंगे वहां पर? 0.5 बाय, हाँ, प्लेट 1 के जस्ट राइट साइड जब निकालेंगे तो प्लेट 1 के राइट वाली सरफेस का चार्ज देखो, प्लेट 1 के राइट वाले सरफेस पे, प्लेट 1 के राइट वाले सरफेस पर 0.5 किलो अपॉन एरिया, बस ये आंसर होगा। सर ये बताइए, जैसे सरफेस 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है 0.1 का, सर तो उसमें प्लेट 2 नहीं लगाएगा? और जैसे वैसे ही प्लेट 1 की राइट सरफेस नहीं लगाएगी? जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा हाँ सर, वो लास्ट से सुनो, वो लास्ट क्लास में उसकी प्रूविंग थी, लास्ट क्लास में उसकी प्रूविंग की गई है गॉस लॉ से। हाँ सर। और गॉस लॉ की प्रूविंग से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो सभी चार्जेस का रिजल्टेंट होके आती है। हाँ सर समझ गया। हम आपको तरीके बता रहे हैं थोड़ा सा कंडक्टर्स में। डायरेक्शंस क्या दिखाएंगे? पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाना चाहिए। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से बाहर, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड। सर जब हमने 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स की डेरिवेशन की, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ली, और अभी आप सिग्मा बाय सुनो मेरी बात सुनो। जो डेरिवेशन की है उसमें हमने सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जो लिखा है वो एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं लिखा है, उस प्लेट के एक सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा है। सर फिर वो हाफ हो जाए। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट प्लेट का होता है, प्लेट का। उदय बोल रहे थे ना, कौन था? यस सर। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, मतलब बहुत अच्छी खासी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। आप हमारा प्लेट वाला सिस्टम सुनो, क्योंकि प्लेट का जो तरीका हम बता रहे हैं ना वो तरीका भी थोड़ा अलग ही है। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ सिर्फ उन 4 प्रॉपर्टीज से यूज करके, जो 4 प्रॉपर्टीज हमारे एनसीईआरटी में बहुत डिटेल्ड में लिखी है। वो प्रॉपर्टी कहती है, देखिए पहले बात तो मुझे ये पता होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए कि स्फीयर और सिलेंडर के इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, इनफाइनाइट सरफेस और कंडक्टिंग प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करते। ये बात पता होनी चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि स्फीयर और सिलेंडर में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल्स होती है और प्लेट और सरफेस में नॉर्मल्स होते हैं। और तीसरी जो प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में लगाई जा रही है, इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के अंदर मैं जिस कंसेप्ट का यूज कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि कंडक्टिंग सरफेस के जस्ट बाहर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हमने प्लेट 1 की लेफ्ट सरफेस के जस्ट बाहर, प्लेट 1 की लेफ्ट सरफेस के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, प्लेट 1 के जस्ट लेफ्ट। और फिर ये कह दिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट 1 के जस्ट लेफ्ट है वही आगे भी रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ चेंज हुई, यूनिफॉर्मिटी है। नहीं है समझ में अभी? ये स्टेप समझ में आ रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखी गई है? यस सर। यस सर। सिग्मा बाय एप्सिलॉन। हाँ देखो, एक और एग्जांपल दिखा देते हैं और स्टेटमेंट को सुन लेना भैया तो जरा सा, क्योंकि ये अगर एक बार बिगड़ा तो वापसी नहीं हो पाती है। और आपका हमारा बैड लक कुछ ऐसा है कि इंपॉर्टेंट लेक्चर्स ही ऑनलाइन में जा रहे हैं।
सपोज यहाँ पर +6Q चार्ज, यहाँ पर +2Q चार्ज और यहाँ पर -4Q चार्ज, और हमसे रैंडमली पूछ लिया गया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1, इलेक्ट्रिक फील्ड 2, इलेक्ट्रिक फील्ड 3, इलेक्ट्रिक फील्ड 4, ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होंगे। दे ऑल आर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया। आपको सिर्फ ये देखना है कि चार्ज क्या लेने जा रहे हो, कौन सा चार्ज लेना है। डिस्ट्रीब्यूट करो, टोटल चार्ज कितना है? 4Q। यहाँ पर कितना आएगा? 1 वाले साइड पे कितना आएगा? 2Q। इधर 2Q, इधर 4Q, सामने -4Q, यहाँ पर 6Q और सामने -6Q। क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है? यस सर, सही। अब जब 1 पे निकालना है तो क्या करेंगे? कौन सा चार्ज रखें? वन के सामने वाले सरफेस पे कौन सा चार्ज है? 1 के सामने जो सरफेस है वहां कितना चार्ज है? 2Q। पॉइंट 2 के सामने देखो, पॉइंट 2 के सामने 4Q। इधर देखोगे तो -4Q, मतलब अमाउंट तो बराबर ही है ना, खाली एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस है। पॉइंट 3 6Q। पॉइंट 4 2Q। खत्म है, इतना ही करना है आपको, सिग्मा बाई एप्सिलॉन करना है। अब बात आती है डायरेक्शंस की। तो पॉइंट 1 के साइड पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट होना चाहिए। यहाँ पर प्लस से माइनस मतलब राइट होना चाहिए। राइट साइड। यहाँ प्लस से माइनस राइट होना चाहिए, यहाँ प्लस है तो बाहर जाना चाहिए। ये होगा डायरेक्शंस की बात कर लीजिए। इतना सिंपल है इसको निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड। रेडीमेड आंसर है यार, रेडीमेड। सिग्मा बाई एप्सिलॉन, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो स्फीयर वाले में गॉस लॉ लगा लीजिए और प्लेट वाले में ऑब्जेक्टिव तरीका यूज कर लो। प्लेट्स के केसेस में ऑब्जेक्टिव मेथड आसानी से लगाया जा सकता है। राइट? यस सर। यस सर। यस। चलिए, तो इतना ही है आज के लिए। इसको रिवाइज करेंगे, अगली क्लास में बैठेंगे अभी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों।